কেউ যদি আইন ভাঙে এবং সেই আইনে যদি তার যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যায়, একটা সময় ছিল এতদিন পর্যন্ত 1 জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত তাকে কি করা হতো, তাকে 14 বছর জেল হেফাজতে দেওয়া হতো, দিয়ে তারপর তাকে আবার নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন যদি যাবজ্জীবন হয়, অর্থাৎ যদি কেউ 12 বছরের ছেলেও অ্যারেস্ট হয়, তাহলে সারা জিন্দগি ভর যদি যাবজ্জীবন হয়, তাহলে তার 60 বছর 70 বছর যতদিন বাঁচবে সে জেলের ভেতরেই পচে মরবে। এবং যদি 55 বছর হয় বা 40 বছর হয়, অর্থাৎ সে যদি আরো 40 বছর বাঁচে, যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে জেলের ভেতরেই মরতে হবে। স্যার অ্যাকশন করাবো এবং তিনি আমাদের বিএনএস সম্বন্ধে বলবেন এবং অনেক কিছু বলবেন। जी नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार नमस्कार मैम, गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। कैन यू हियर मी मैम? या फुल्ली ऑडिबल, या फुल्ली ऑडिबल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल मैम। सर कोई साउंड आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। मैम माय डिवाइसेस आर ऑल क्लोज्ड। I had initially connected on mobile, but right now it is not connected on mobile also. Is it still coming, ma'am? Okay, sir, one second, sir. I'm muting something. एक second, sir, एक second. Rishi, please come. Extremely sorry for डिले। ओके सर, मुझे बहुत सारा चीज आपसे पूछना है। पहले आपको इंट्रोडक्शन एक बार करवा देती हूँ पश्चिम बंगाल का। बहुत सारा लोगों को सामने आपको तो ऑलरेडी बहुत सारा लोग जान भी चुके हैं ऑलरेडी। आप संदेश खाली इशू में पहला जो फाइल का जो ऑर्डर हुआ था उसमें पहली आप ही का नाम है सर। और सेकेंड थिंग सर, आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गोल्ड मेडलिस्ट एडवोकेट है और सबसे बढ़िया बात है सुप्रीम कोर्ट में आप अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी जैसा बहुत बड़ा बड़ा लोगों को टक्कर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कामयाब होके आपका बहुत अच्छा ऑर्डर बंगाल वाले लोग भी देख चुके हैं और बहुत सारा इंडिया में बहुत सारा लोग देख चुके हैं। आप इतना कम उम्र में, मतलब इतना कम उम्र में गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिए लॉ में और इतना अच्छा थीसिस आपका है और उसमें आप जगह भी बना लिए हैं। मेरा भी 2 केसेस में आप और भी अच्छा जगह बना पाएंगे, होप सो। बहुत जल्दी वो आने वाला है वो भी ऑर्डर। तो सर मुझे ये बताइए कि जो भारतीय न्याय संहिता इसमें नया इंक्लूजन हुआ है अभी करेंटली, तो सर इसका ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम आपसे वेस्ट, मतलब हमारे लिए, हमारा काम के लिए काम में लगेगा, इसलिए पूछना चाहती हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू कि आप मेरा लाइफ में आए और मैं रियली, आप मुझे बहुत हेल्प कर चुके हैं क्योंकि मैं जब भी कोई मुसीबत में आ जाती हूँ तो आप ही का सलाह और आपका इंफॉर्मेशन मेरा बहुत हेल्प भी देता है और मैं आगे आगे निकल भी जाती हूँ और अच्छी तरीके से मतलब उतर भी जाती हूँ बहुत सारा काम में। तो নাও ক্লিয়ার? আপনারা ভালো করে শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পাচ্ছেন? আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন क्लियर? आप लोग सुन पा रहे हो अच्छी तरीके से सर को? आप लोग सुन पा रहे हो? हाँ या ना में लिखो प्लीज। यस ओके यस, ऑडिबल ओके सर। तो सर मुझे सिर्फ एक चीज पूछना है आपसे कि सर अभी बहुत सारा क्राइम अभी हमारा हाथ में जो फोन आ गया है इसका थ्रू, और सर हमारा जो साइबर, मतलब ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारा चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, इस सब में अभी बहुत ज्यादा क्राइम इश्यूज बहुत ज्यादा आगे आ रहा है। सर इसमें मतलब बीएनएस में क्या क्या इसमें प्राविधान है और किस किस तरीके से हम लोग इसको ओवरकम करेंगे और किस तरीके से इस क्राइम को थोड़ा सा घटा पाएंगे और किस तरीके से इंडिया में भी इसका जैसा कंट्रोल रहे, इस तरीके से हम एक अपील भी करने के लिए आपसे सलाह भी लेंगे और आपसे बात भी करेंगे इस विषय में। सर मुझे थोड़ा सा बोलिए कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ड्रास्टिक प्रोविजंस अभी इंक्लूड किए गए हैं इस बीएनएस में जो आईपीसी में नहीं थे। पर्टिकुलरली साइबर क्राइम को लेके काफी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइबर बुलिंग या साइबर मोलेस्टेशन या साइबर स्टॉकिंग का जो इशू होता था, जिसमें महिलाओं के साथ एक अभद्र व्यवहार करना और उनके साथ एक इनडिसेंट बिहेवियर करना, उनके साथ फाउल लैंग्वेज यूज करना या किसी भी तरह से सेक्सुअल हरास करना, उसको लेके काफी कड़े प्रावधान अभी बने हैं। और अगर कोई भी ऐसा करता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए उसमें काफी हार्श प्रोविजंस इसमें लाए गए हैं। साथ ही साथ किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन
जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की डिटेल्स को साझा करता है, शेयर करता है ऑनलाइन पोर्टल्स पे, तो अब उसे भी एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। ऑनलाइन हरासमेंट को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करते हैं, अगर आप किसी ऐसी चीज को शेयर करते हैं जो जिसके बारे में आपको मालूम नहीं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसे भी पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल कंटेंट हो या कोई नॉर्मल कंटेंट हो, अगर वो फेक है या अगर वो कुछ ऐसा है जो एंटी इंडिया है, तो उसको भी सेडिशन चार्जेस को भी इंटैक्ट रखा गया है। और कहीं ना कहीं इंटरनेट पे पर्टिकुलरली हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी चीज हम ऐसी शेयर ना करें जो एंटी इंडिया हो, जो 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 हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, जो हमारे लॉ और हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ हो। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है नोइंगली और अननोइंगली, तो भी उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने के इसमें काफी स्ट्रिक्ट प्रावधान है। कोई भी जो ऑब्सीन कंटेंट है, जो पॉर्न और बाकी ऑब्सीन कंटेंट, और खासकर बच्चों का माइंड बहुत करप्ट हो रहा है। और आपको मालूम होगा संगीता मैम, रिसेंटली एक बड़ा एक हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट आया जिसमें कि 8 साल की छोटी बच्ची का, उसी की क्लास के या उसके स्कूल के दो तीन सीनियर्स बच्चे जो 12 और 13 ईयर्स के थे सिर्फ, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही आया, बहुत दुखद ये घटना थी, जिसमें उन्होंने रेप एकदम किया बहुत क्रेडिट हो गया था इंटरनेट पे उसको। जी जी, और उसको रेप किया और उसको मार डाला। तो ये जो छोटे बच्चों के अंदर ये जो भावना आ रही है, 12-13 साल के बच्चों के अंदर, इसका बड़ा एक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो ये एक ऑब्सीन मटेरियल जो बहुत इजीली अवेलेबल है आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह से ये चीजें देखने को भी मिल रही हैं। और निश्चित तौर पे इन सब चीजों को रोकने के लिए भी बीएनएस में काफी स्ट्रॉन्ग प्रावधान है। फेक न्यूज ना फैलाएं, कोई भी चीज ऐसी ना बोलें जिसके बारे में आप कंफर्म ना हो, किसी भी महिला या किसी भी बच्ची या किसी के भी प्रति आप कोई ऐसी बात ना बोलें जो कि इनडिसेंट हो, वो हरासमेंट की श्रेणी में ना आए। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आजकल साइबर बुलिंग की वजह से भी कई लोगों ने, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक के हार्श स्टेप उठाए। जबकि मैं मानता हूं कि किसी के मन में भी अगर ऐसा कोई ख्याल आता है किसी भी हरासमेंट की वजह से, तो अपने आप को हार्म करने की बजाय उस विक्टिम को ये चाहिए कि प्रॉपरली उस पूरे मामले को रिपोर्ट करे पुलिस को। और संगीता मैम जैसे एक्टिविस्ट हैं, मैं खुद बिल्कुल तैयार हूं ऐसी चीजों के लिए। और एक्टिविस्ट के जरिए आप अपनी पीड़ा जो है वो सामने रखें, अपने आप के लिए कोई हार्म आप इन्फ्लिक्ट ना करें। और तो इस तरह से बीएनएस में ये सारी चीजें काफी कड़ाई से आ गई हैं। हेट स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेक्शन 153A में काफी स्ट्रिक्ट प्रावधान है। ऑनलाइन हरासमेंट को रोकने की बात है। कोई भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है दूसरों के, जैसे कॉपीराइट है या पेटेंट राइट है, तो इन सब चीजों को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। अगर किसी ने कोई चीज बनाई है, किसी ने कोई चीज अगर कंपोज की है, तो आप उसे बिना उस कॉपीराइट को एक्नॉलेज किए अगर शेयर करते हैं और अपनी लैंग्वेज में या ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे आपने वो चीज बनाई है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि अगर आप चाहें, आपकी ये भी ड्यूटी बनती है कि आप अगर कोई सर मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोकूंगी। सपोज मान लीजिए कॉपीराइट का बात करते हैं। सपोज जी कोई अगर खुद का प्लेटफॉर्म, मतलब विंडोज में अगर कोई वीडियो दिखाता है, सपोज मान जी लीजिए मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं मेरा वीडियो इसमें डाल जी दिया हूँ और वो मेरा जी क्रिएटिविटी है, लेकिन कोई उसका ऊपर अगर कोई लोगो लगा के, उसका ऊपर कोई मुंह लगा के उसको थोड़ा सा चलाए, उसका उसी का कोई और इसको दिखाए, तो वो क्या कॉपीराइट में आ सकता है अभी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे जो प्रावधान हैं, कई सारे प्रोविजंस हैं, वो ये कहते हैं कि आप कॉपीराइट को बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने लार्जर कंटेंट सही वही रखा है जो ओरिजिनल कंटेंट है, 99% अगर आपने वही रखा है जो ओरिजिनल कंटेंट है, और सिर्फ आपने थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो भी वो कॉपीराइट की वायलेशन में आएगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, किसी भी महिला के की सहमति के बिना उसकी फोटो तक पब्लिश करना वॉयरिज्म की श्रेणी में आएगा। बीएनएस के सेक्शन 77 के हिसाब से वो भी पनिशेबल होगा। तो आजकल हम लोगों ने देखा, जैसे अभी मतलब जो किसी का भी अगर सामने लेके आ जाएंगे कि किसी का, तो वो भी 77 प्रोविजन में आ जाएगा बीएनएस का। जी जी, किसी ओके महिला की सहमति के बिना आप उसकी फोटो नहीं पब्लिश कर सर, सकते आज। इसमें अगर भारबाल मॉलेस्टेशन जो होता है, इसमें जी सर दो चीज हम लोग देख रहे हैं अभी। मतलब जी सपोज मान लीजिए विदाउट माय एविडेंस अगर मैं किसी का जी बारे में कुछ भी बताऊं, मेरा मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके मैं किसी का बारे में कुछ भी बताऊं, तो सर इसमें कहां तक मैं रोक सकती हूँ किसी को? सपोज मान लीजिए मैं किसी को बोल रही हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें रमेश जी थोड़ा सा आप वेट कीजिए कि रमेश सिन्हा जी को आप जानते हैं, कोई आए हैं बाहर से, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सर से बात कर रही हूँ। सपोज मान लीजिए सर दो पार्ट में अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं भारवाली किसी को इतना मॉलेस्ट कर रही हूँ जिसका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है। सपोज मान लीजिए मैं नरेंद्र मोदी जी को ही बहुत सारा उल्टा पुल्टा बात बोल के मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ। सपोज आपने पैसा चोरी कर लिया, देश को खत्म कर दिया है, वो बात अलग है कि आप पॉलिटिक्स में हो, लेकिन अगर मैं जी उसका बारे में उंगली उठाऊं विदाउट इन्फॉर्मेशन, तो क्या जी उसमें कौन कौन सा प्रोविजन में उसको सेक्शन में केस हो सकता है और उसमें कहाँ तक पनिशमेंट क्या हो सकता है? क्या जी, अवेलेबल देखिए, ऑफेंस
जी, 356 जो है बीएनएस एक्ट में एक प्रोविजन आया गया है 356 जो अभी आपने बोला एग्जैक्टली उसी पॉइंट को ये टच करता है, जो कहता है कि अगर कोई डिफेम करता है ईमेल या साइबर मीडियम के थ्रू किसी को, तो उस डिफेमेशन के खिलाफ भी अगर कोई झूठी बातें प्रचार करता है तो इसमें दो प्रावधान मेरे हिसाब से लगेंगे। एक 356 बीएनएस का लगेगा जो ओके मानहानि को डिफेमेशन को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, और दूसरा जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी सोशल मीडिया पे झूठी जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ सेक्शन 357 ऑफ बीएनएस के अंतर्गत उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है अगर कोई गलत जानकारी एक देता तो है। इसमें सर दो चीज प्रॉब्लम है इसमें। सपोज मान लीजिए जी मैं किसी का खिलाफ एक डिफामेशन केस करूं, उसको वो लेटर मिल जाता है और वो उसके बाद वो मैं मुझे भी आंसर देता है मैं आपको डिफेम नहीं किया हूं, मैं इसका नाम लेके बोली हूं, मैं आप प्रूव कीजिए आके। मतलब वो तो एक केस के बारे में गया, इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसीडियर। नेक्स्ट डे फिर वो वही वाला काम करता है, तो इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। तो उसके थ्रू मैं कैसे रोकूं? मतलब इसमें बीएनएस का कोई प्रोविजन नहीं रखा। और सेकेंड थिंग सर, जो लाभ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लेके भी बीएनएस में कोई प्रोविजन नहीं है। मैं दोनों चीज में बहुत ज्यादा मैं परेशान भी हूं उसमें, कि इतना ज्यादा चेंजेस होने का बाद भी दोनों प्रोविजन क्यों निकल गया कि देखिए बार जहां तक बार मॉलिश किया जाए। जी देखिए जहां तक पहले वाली बात है मैम, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, अगर किसी क्राइम को कमिट करता है, जैसे किसी ने कोई गलत जानकारी फैलाई या किसी महिला के बारे में कोई बात फैलाई, या इवन अब तो बीएनएस में ये भी प्रोविजन है मैम कि अगर कोई किसी को साइबर धमकी देता है, साइबर थ्रेट देता है या ब्लैकमेल करता है साइबर माध्यम से, जैसे हमने आजकल बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे, आपके व्यूअर्स ने भी सुने होंगे, जिनमें कि लोग आजकल साइबर उस पे पोर्टल्स पे अरेस्ट कर ले रहे हैं। जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ओल्ड एज पर्सन को या कई लेडीज को उन्होंने अरेस्ट कर लिया कि नहीं आप स्काइप पे वीडियो ऑन रखो और आप कहीं नहीं जा सकते और आपको घर वालों से भी बात नहीं करनी है और आप इतने पैसे निकालो, मेरा ये कार्ड नंबर है इस पे ट्रांसफर करो, और लाखों लाख रुपए जो है उन्होंने थ्रेट ट्रांसफर हो करके जा रहा है। कि हाँ कि मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, आपके नाम से कोई ड्रग्स पकड़ा गया है बॉम्बे पोर्ट में, और ये वो और बहुत तरह से धमकाने की कोशिश और ब्लैकमेल करने की कोशिश। तो इसके लिए 365 की भी धारा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये मैम कि अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम को रिपोर्ट करना पुलिस के पास, ये हमारी ही ड्यूटी है। जो कंसर्न पर्सन है, या तो जिसके साथ खुद एक क्राइम कमिट हुआ हो या जिसे जानकारी मिली हो कि किसी ने क्राइम कमिट किया है, तो उन दोनों सूरतों में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि आप इस पे एक्शन लो। साइबर क्राइम में साइबर पोर्टल्स पे भी ये ऑप्शंस हैं कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। गूगल पे जाके अगर आप सिंपली टाइप करेंगे हाउ टू फाइल साइबर कंप्लेंट, तो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट मिल जाएगी साइबर पुलिस की, जिसमें कि आप ऑथेंटिक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उस कंप्लेन को ट्रेस भी कर सकते हैं। देखिए लेकिन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जो है अभी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है हर पुलिस का, मतलब जी हर स्टेट का हर पुलिस को हेल्प मिल रहा है नेशनल जी साइबर क्राइम पोर्टल से। मुझे भी हेल्प मिलता है, मैं झूठ नहीं जी जी बोलूंगी, मुझे किसी भी जी दफ्तर से हेल्प मिल जाता है। लेकिन जो आम पब्लिक है जिसको हर रोज मॉलेस्ट किया जाता है, कोई उसको सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेता है, तो इसका जी प्रोविजन क्या हो सकता है? मतलब इसमें शायद मान लीजिए लेडी लोगों का बार बार उसका बारे में धमकी देना, तो तुम्हारा ये जी जी चीज हम निकाल देंगे, तुम्हारा ये चीज को हम मतलब सबके सामने ला देंगे और तुम्हें मतलब तुम सुसाइड स्टेज में चले जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, पागल हो जाओ और तुम मेंटल पेशेंट बन जाओ। ये बार बार चलते रहने से मतलब वो हैबिचुअल कंप्लेनर को मतलब ऑफेंडर को, मैं जो कंप्लेन लेके थाना में जाता है, साइबर बुलिंग वाला लोग उसको एक दो बार बुलाता है, मतलब साइबर ऑफिसर लोग एक दो बार बुला के उसको दो बार बोल देता है कि मत करो मत करो, उसके बाद वो डिफामेशन का नोटिस भेज देता है। उसके बाद वाला पोर्शन में फिर दोबारा पुलिस कुछ नहीं कर पाता है। पुलिस इज ऑल्सो हेल्पलेस रिगार्डिंग ऑफ दिस पार्ट। तो इसका थ्रू हम लोगों ने सोचा कि ये जो जितना सारा इस टाइप ऑफ मेंटालिटी लेके साइबर बुलिंग करता है और क्रिमिनल ऑफेंस करता है, बैठ के हर रोज बैठ के किसी ना किसी को धमकी, उसका बारे में गलत बात बोलना, इन सभी लोगों का ऊपर बहुत सारा थाने को एकत्रित करके पील फाइल करने हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं। शायद हो सके उसमें आप ही को हम मूव कराने के लिए पूरा डिटेल्स मैंने रेडी कर लिया और आप ही का थ्रू मैंने ये डालूंगी। और मैं जी सर जी मुझे बोलिए से मुझे ये बात बोलिए कि इसमें पुलिस को भी कितना तक काम मतलब आगे मतलब साइबर नेशनल साइबर क्राइम का हेल्प किस तरीके से लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए निश्चित तौर पे पुलिस को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। आज की डेट में पुलिस जो है, ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पुलिस है, पर्टिकुलरली जो नीचे का तबका है पुलिस का, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का तबका है, वो ट्रेन नहीं है, उसको साइबर एक्सपर्ट कुछ भी नहीं है उसके पास। तो निश्चित तौर पे ट्रेनिंग की जरूरत होगी और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टेट्स मिलकर धीरे धीरे अब ट्रेन करना शुरू करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली बात मैम जो एज अ लॉयर मुझे जरूर आपसे शेयर करना चाहिए, यस सर। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती किसी विक्टिम, हो सकता है हमारी ये वीडियो कोई विक्टिम सुन रही हो, देख रही हो, या बहुत कल सारा विक्टिम सुन बाद रहे में हैं सर, जी बहुत सारा विक्टिम सुन रहे बाद हैं। में कभी देखें, तो विक्टिम्स को एक बात जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप अगर कंप्लेन करती हैं पुलिस के पास कि आपको कोई मोलेस्ट कर रहा है या हरास कर रहा है, और अब जबकि बीएनएस में और भी कड़े प्रावधान हो गए हैं महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम को लेके, बीएनएस में जो बहुत पहले वाले ज्यादा संशोधन प्राविधान आ गया है, बहुत सारा थे सेक्शन जी, ऐड होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पुलिस आपकी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपके पास बहुत सिंपल सा रास्ता है कि आप एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। जैसे सपोज जिस पुलिस स्टेशन में आप रहती हैं या जिस पुलिस स्टेशन में आपका क्राइम आपके साथ क्राइम हुआ है,
हर एक पुलिस स्टेशन का एक मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। पूरे हिंदुस्तान में जितने पुलिस स्टेशन है वो एक मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उनका। एक डिस्ट्रिक्ट में सपोज 10 मजिस्ट्रेट्स हैं, तो हर एक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत 1 या 2 पुलिस स्टेशन होते हैं, कईयों के अंतर्गत 5-6 पुलिस स्टेशन भी होते हैं। तो आपके पुलिस स्टेशन का जो मजिस्ट्रेट होगा, उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप 2 पेज की एप्लीकेशन चाहे तो आप हाथ से लिख के ले जा सकती हैं, टाइप करके ले जा सकती हैं, और सीधा मैं तो बोलूंगा कि अगर लॉयर एंगेज करने में भी आपको खतरा लगता है कि लॉयर जो है वो पुलिस वाले से मिल जाएगा और आपको और हरास किया जाएगा, तो कई बार ये भी है कि आप सीधा उस मजिस्ट्रेट के पास जाके और उससे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि जनाब ये, और सीधा आप मेंशन कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कोई मजिस्ट्रेट हिंदुस्तान का विक्टिम को मना करेगा कि नहीं नहीं आप मत स्टेटमेंट दो। वो 2 पेज की एप्लीकेशन आप सीधा जाके मजिस्ट्रेट को दे सकती हैं और कह सकती हैं कि मेरे बार बार कहने के बाद भी पुलिस वाले ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मुझे ही हरास किया जा रहा है। अगर मजिस्ट्रेट भी कार्रवाई नहीं करता, जैसे संदेशखाली में हम लोगों ने देखा है, या फिर मैंने कई मामले ऐसे किए जिनमें पालघर का मामला हो, मुंगेर गोलीकांड का मामला हो, यस, अनेक मामले हैं। पालघर का मामला सर आपने लड़े थे और उसका बारे में जी भी बहुत अच्छा वर्डिक्ट आया था, बहुत जी, बढ़िया तो वर्डिक्ट। ऐसे कई मामलों में जब आपको लगे कि मजिस्ट्रेट भी सीरियसली नहीं ले रहा आपकी बात को, और आपको लगे कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, तो आप हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर सकती हैं। और हाईकोर्ट के लिए मैं और संगीता मैम के थ्रू भी आप मेरे से जुड़ सकती है। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी, चाहे वो केरला हाईकोर्ट हो, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट हो, गुजरात हाईकोर्ट हो या आसाम हाईकोर्ट हो, किसी भी हाईकोर्ट में अगर पिटीशन आपकी फाइल करनी हो, विक्टिम हो कोई, तो मैं निश्चित तौर पे उसमें आगे खड़ा रहूंगा। और हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो देखिए मैं शायद ना जा पाऊं हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट्स में क्योंकि आजकल ऑनलाइन हियरिंग की फैसिलिटी है और मेरे मित्र कहीं ना कहीं हर एक हाई कोर्ट में प्रेजेंट है, तो अगर आपके साथ इतनी जाती हो रही है कि मजिस्ट्रेट भी आपकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस भी नहीं कर रही है, तो आप हाई कोर्ट में भी हम लोग आपके नाम से एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपका भाग्य विधाता नहीं है। अगर पुलिस वाला आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको और हरास कर रहा है, या अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आपको चुप बैठने की या और अपमान सहने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाइए। अगर आप कोई लोकल लॉयर को जानती हैं तो उनके थ्रू जाइए। लॉयर पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप सीधा डायरेक्टली जाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, जिसे डीएलएसए सर कहते एक हैं। क्वेश्चन आया है, सर एक क्वेश्चन आया है कि जी 477 एक्ट क्या है, मुझे थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये बीएनएस का आप कह रहे हैं? हाँ यस एग्जैक्टली। बीएनएस एक बार आप पूछना चाहेंगे, बीएनएस का ये पूछ रहे हैं या बीएनएस? বিএনএস আর ইয়া চন্দ্রানী বিএনএস আর তুমি ইয়ে জিজ্ঞাসা করছো, সংবিধান জিজ্ঞাসা করছো सर। और एक बात भी पूछना है आपसे कि जी ये जो लेट नाइट में बहुत सारा सेक्सुअल जो वल्गैरिटी जो है वो दिखाया जाता है और वो वीडियो होने का संग संग उसको प्राइवेट भी किया जाता है, जी कहाँ जी से है क्या है आईडी वगैरह सर्च करने में भी तब तक सब कुछ प्राइवेट, और उसमें मेंबरशिप बोल के मेंबर लगाते हैं और पैसा देते हैं, और बहुत सारा ओपन प्लेटफॉर्म में हो रहा है और यूट्यूब में तो खासकर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको रोकने का कोई प्राविधान आज तक तो कोई गवर्नमेंट दिखा भी नहीं रहे हैं, कहाँ से हो रहा है वो भी नहीं पता, लेकिन हर स्टेट उसको देख रहे हैं और लेट नाइट तक चलते भी जाता है। और इसमें बहुत सारा लोग फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बच्चे का हाथ में मोबाइल रहता है और वो देखने का बाद सबको बहुत ज्यादा परेशानी भी होता है, तकलीफ भी होता है। उसमें क्या किया जाए सर इसमें जी सर? क्योंकि जो पोर्नोग्राफी जो साइट्स होता है बेसिकली वो ए लिखा जाता है और उसमें 18 साल ना होने से घुसने भी नहीं दिया जाता है, उसका बहुत सारा वो टैक्स भी देते हैं और उसका बहुत सारा मतलब उसके लिए गवर्नमेंट कभी कभी इसको जब भी चाहता है उसका अगर कंप्लेन आता है संग संग उसका ऊपर एक्शन लेते हैं, उसका ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का भी कभी कभार होता है कि नहीं होता है पता नहीं। लेकिन सर इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? बीएनएस में इस तरीके का कोई प्राविधान रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, और इवन नॉर्मल पोर्नोग्राफी जो है बहुत बड़ी समस्या है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा एग्जैक्टली। जो ये वल्गर कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट और जो ये इस तरह के कंटेंट की बात हो रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे क्राइम में वो कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का जो है माइंड करप्ट होता है, तो इसके लिए बीएनएस में सेक्शन 294 ऐड किया गया है, जो कहता है कि अच्छा अगर ओ थैंक यू। बीएनएस में 294 सेक्शन में हम केस कर सकते हैं किसी का भी जी अगर डिटेल्स मिले तो? ओ जी जी, फैंटास्टिक। ओके अगर कोई ओके। भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए ऑब्सीन या एडल्ट कंटेंट को पब्लिश करता है, तो आप उसके खिलाफ 294 ऑफ बीएनएस में एक्शन ले सकते हैं। जिन्होंने 477 पूछा मैम, उनसे आप पूछ सकती हैं कि बीएनएस में तो 477 सेक्शंस ही नहीं है। तो नहीं अगर उसमें तो नहीं। उन्होंने अगर 77 पूछा तो 77 मैं बता सकता हूँ, बीएनएस में 77 है, जो कहता है कि अगर किसी महिला के निजी अंगों का या क्रियाओं की बात, तस्वीरें अगर आप प्रकाशित करते हैं, यस 77 ओनली 77 यस। यस यस सब इसमें 77। बोलिए सर। हाँ जी इसमें बोलिए सर। 77 काफी इंपॉर्टेंट है मैम। ये कहता है कि अगर किसी लेट, सपोज कई बार ये भी होता है कि कोई मतलब बॉयफ्रेंड हो या कोई कोई भी हो, और वो कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है और बाद में एग्जैक्टली वो सर। उन पर्सनल इस वीक फोटोग्राफ्स मैंने इसी वीक मैंने एक रीट लगाया हाई कोर्ट में, उसमें सर बहुत सारा पार्ट्स मतलब हस्बैंड मतलब बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने चैट किया था और बॉयफ्रेंड ने उसको कोई साइड में डाल रहा है बार बार। 6 बार एफआईआर हुआ लेकिन पुलिस इज फुल्ली मतलब हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पा रहा है। और हरिदेवपुर थाना है, पुलिस स्टेशन का नाम है हरिदेवपुर, और जिसमें बहुत ज्यादा एक कंप्लेन हुआ है लेकिन कोई प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल रहा है। लड़की जब आवाज उठा किया तो उसका ऊपर एसिड
अटैक होने का चांसेस आया, तो उसके थ्रू मैंने एक रीट हाईकोर्ट में डलवाया, हमारा पारोमिता दे बोल के एडवोकेट को देके इसी वीक डाला सर। तो इसको सर क्या मतलब किस तरीके से इसको रोका जाए और क्या क्या प्राविधान है, जैसा कोई पार्ट्स उसको दिखाया जाए कि इसको मॉलेस्ट किया जाए, मतलब मेरे पास कोई एविडेंस है और वो एविडेंस पूरा वल्गर है, मैं उसको शो कर रही हूँ, मतलब देखो मेरे पास है, मैं निकाल दिया हूँ, मतलब मैं तुमको दिखाऊंगी, मैं मेरे पास ऐसा है, इस तरीके का दिखाने का, और मेरे पास आपका रिकॉर्डिंग है, मैं इसको सुना दूंगी। तो इस तरीके का क्राइम का क्या क्या प्राविधान है, थोड़ा मुझे बोलिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस एक्ट इसी पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर बना है। चाहे आपके पास, देखिए, दो चीजें हैं। हो सकता है जब उस महिला ने आपको वो फोटो भेजी हो, तो वो उस टाइम में उस महिला ने अपनी पर्सनल फोटो आपको अपने कंसेंट से भेजी हो, वहां पे हो सकता है उस महिला ने अपने कंसेंट दी हो कि वो आपसे इतनी इमोशनली आपसे डेवलप अटैच हो गई कि उसने अपनी अटैच हो गए हैं, हाँ हाँ। पर्सनल शायद फोटो मान भेज दी। लीजिए सर, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मेरे पास भी बहुत ज्यादा लोग बहुत तरीके का क्लोज इंफॉर्मेशन दे के रखते हैं, और मुझे मैक्सिमम टाइम में मुझे तो पैसा नहीं देते, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर सपोज मान लीजिए मेरा इंटेंशन दिमाग घूम गया और मैं अगर आके बोलती हूँ कि देखो मेरे पास है, मैं तुम अगर मुझे पैसा नहीं दो तो मैं तुम्हारा ये चीज निकाल दूंगी, सपोज मैं बोल रही हूँ, तो इस तरीके का क्राइम का क्या क्या प्राविधान है, मुझे थोड़ा सा बोलिए। जी, दो सेक्शन हमें याद रखने हैं मैम, एक सेक्शन 77 और एक सेक्शन 365 बीएनएस का। 77 ओके, ये कहता है कि अगर, देखिए, जहां तक किसी लेडी ने अगर आपसे अपनी पर्सनल फोटो, या मेरे से सपोज किसी क्लाइंट ने 77 एंड 365। 365, जी जी, ओके 77 ये कहता है, देखिए, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है कि किसी लेडी ने अपनी कोई पर्सनल फोटो शेयर की, किसी दोस्त के साथ, किसी एक्टिविस्ट के साथ, लॉयर के साथ, वो शेयर करी, तो उसने आपको ऑथराइज नहीं किया कि आप उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो अगर अगर उसने अपने कंसेंट से फोटो दी भी है, लेकिन उसने ये कंसेंट आपको नहीं दिया है कि आप उस फोटो को सोशल मीडिया पे डाल पाए, तो उसकी सहमति के बिना अगर आप वो फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो आप 77 सेक्शन के तहत आप सजा के भागदार हैं। और बीएनएस के 365 में इसी पर्टिकुलर प्रोविजन, साइबर धमकी देना और ब्लैकमेल करना, इनको बहुत हार्श पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है कि अगर आप किसी को ब्लैकमेल करती हैं। हिंदुस्तान में मैम सबसे ज्यादा ये छोटी बच्चियों के साथ ही घटना होती है, 15-16 साल की बच्चियों के एग्जैक्टली साथ, एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। उनकी वीडियो तो रिकॉर्ड ट्यूशन करके पढ़ने और जाते हैं और टीचर लोग बहुत सारा टाइम ये सब करता है, कोई घर वाला बाहर वाला, बहुत सारा लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं और वो डर के मारे चुप भी हो जाता है, मॉलेस्ट भी होता है। बहुत ज्यादा लड़की लोगों का जिंदगी में यही चीज होता रहता है, और मैम, इसी को ना सर ना कोई तो कोई सिर्फ यहाँ ना तो सिर्फ यहाँ, मैं सॉरी आपको थोड़ा कट कर रहा पूरा हूँ, पूरा बल्कि पूरा। बल्कि यहां तक देखा गया है कि फिर धीरे धीरे उस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। उसके जरिए एग्जैक्टली वो सर। पैसे कमाते हैं, उसके जरिए वो जो है पैसे कमाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हार्श, खासकर हमारी जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, क्योंकि एज ऐसी होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कि उस टाइम में अगर बाई चांस उन्होंने अपनी कोई वीडियो फोटो दे दी, और या किसी ने गलत छुप के रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसको एक्सप्लॉइट किया, कई लोगों के सामने उनको इन्वॉल्व कराया, तो ये इसके खिलाफ काफी सारे प्रावधान आए हैं बीएनएस में, आईपीसी में भी थे, और कहीं ना कहीं क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर काफी सीरियस प्रोविजंस आए हैं। और जैसा मैंने बताया, 77 और 365 में बहुत हार्श इसमें कार्रवाई होगी। 77 तो बिल्कुल बना ही इसीलिए है कि आप किसी की फोटो वगैरह शेयर नहीं कर सकते। ओ और फैंटास्टिक सर, इसमें बहुत अच्छा, इसमें बहुत जीरो, अच्छा। इसमें नए नए लॉ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जीरो एफआईआर का भी जिक्र आया है। पहले क्या होता था कि सपोज किसी लेडी के साथ कोई क्राइम होता है, पुलिस स्टेशन के सामने होता है, और वो जाके पुलिस स्टेशन से कहती है, भाई तुम एफआईआर रजिस्टर करो, उसको पकड़ लो। पुलिस कहती नहीं नहीं, हमारे थाने का ये एरिया नहीं आता, ये हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। तो अब बीएनएस कहता है कि पुलिस रिफ्यूज नहीं कर सकती। अगर पुलिस के पास कोई महिला जाती है, तो जीरो एफआईआर उसको जो है वो रजिस्टर करनी होगी। और बहुत सारे प्रावधान आए मैम, जैसे कि जो भी महिला होगी, रेप विक्टिम होगी, उसकी स्टेटमेंट हमेशा एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, ना कि मेल करेगा, वो भी उसके गार्जियंस के प्रेजेंस में करेगी। जीरो एफआईआर का प्रावधान आया है, बहुत सारे प्रावधान इस बार आए हैं। क्योंकि हम लोग अभी, एक आपने शायद सुना होगा, सेक्शन 69 आया है, बहुत इस पे डिबेट हो रहा है एक्चुअली काफी बीएनएस का, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो 69 के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चालू हो जी, गया। जो कहता है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से ये कहता है कि वो उसके साथ शादी कर लेगा, और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे अगर वो मैरिज पे। उसका रेप करता है, तो ऐसे पुरुष के खिलाफ जो है वो सेक्शन 69 में एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे कई मामले, मुझे मालूम है कि इस प्रोविजन का मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज बहुत ज्यादा होगा। जी, मिसयूज भी होगा, और कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों की और कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि मिसयूज वाले करने वाले लोगों को भी, वो महिलाओं को भी वो दंडित करे। क्योंकि होता क्या है मैम, कि एक दो महिलाओं के मिसयूज करने से कम से कम 100 जो जेन्युइन महिलाएं होती, जो जेन्युइन विक्टिम्स होती हैं, उनके साथ उसको अन्याय न्याय होता नहीं है। मिलता है, जी, तो एग्जैक्टली निश्चित तौर एग्जैक्टली। पे ये निश्चित तौर पे इसमें तो कहीं ना कहीं मिसयूज के चांसेस हैं। लेकिन 69 में यहां तक बोल दिया गया कि अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है और उसके बेसिस पे वो रेप करता है, तो उसको भी सजा दी जाएगी। तो बीएनएस में मैम कई सारे ऐसे प्रावधान आए हैं जिनके जरिए सर उम्मीद है और एक मुझे और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है यहाँ से। सर आपका वीडियो थोड़ा में डालना चाहिए। इसके अलावा मैम जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, हमें बहुत क्विकली मैं बता दूं, जो पहले एज ऑफ कंसेंट थी
कि कोई महिला अगर 15 साल से कम की है और उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो चाहे वो उस टाइम कंसेंट भी दे दे तो भी उसे रेप माना जाएगा, क्योंकि 15 साल से कम उम्र की बच्ची को टेंडर एज माना जाता है। तो उस एज ऑफ कंसेंट को अब 15 साल से 18 साल कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं उसे जो है जी, और उसमें इसके अलावा मैम एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन हमारे बीएनएस में ऐड हुआ है, सेक्शन 95, जो कहता है कि अगर आप किसी बच्चे को इंगेज करते हैं कोई ऑफेंस करने के लिए, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, तो उसमें भी 3 साल की सजा है। जैसे अगर कोई गलत काम करवाने के लिए किसी बच्चे को कोई यूज करता है तो उसमें भी 3 साल की सजा है। जो रेप के केसेस हैं उनमें 10 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान है, और लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी का तो है ही। और इसमें एक और क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है बीएनएस में कि लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब होगा कि जो भी नेचुरल लाइफ बची होगी उस ऑफेंडर की, वो पूरी लाइफ तक वो जेल में रहेगा। तो वो एक बहुत पहले तो सर इसको 14 साल तक इसको काउंट किया जाता है जी, बात तो, और उसके अभी क्या पूरा उम्र जितना बचेगा बिल्कुल नेचुरल मतलब उम्र कैद का सजा हो तो पूरा जिंदगी, पूरी जिंदगी मैम, पूरी जिंदगी अगर वो प्रूफ हो जाती है तो सर इतना ज्यादा जेल तो बनेगा नहीं। मतलब अभी तो मतलब कानून को किस स्ट्रॉन्ग बनाया गया है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जी। ओ माय गुडनेस। मतलब सुनिए, आप सभी ने बंगाली में थोड़ा सा बता देना चाहूंगी सर, थोड़ा सा मैं बंगाली में बता देती हूँ। যে কেউ যদি আইন ভাঙে এবং সেই আইনে যদি তার যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যায়, একটা সময় ছিল এতদিন পর্যন্ত 1 জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত তাকে কি করা হতো, তাকে 14 বছর জেল হেফাজতে দেওয়া হতো, দিয়ে তারপর তাকে আবার নরমাল লাইফে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন যদি যাবজ্জীবন হয়, অর্থাৎ যদি কেউ 12 বছরের ছেলেও অ্যারেস্ট হয়, তাহলে সারা জিন্দগি ভর যদি যাবজ্জীবন হয়, তাহলে তার 60 বছর 70 বছর যতদিন বাঁচবে সে জেলের ভেতরেই পচে মরবে। এবং যদি 55 বছর হয় বা 40 বছর হয়, অর্থাৎ সে যদি আরো 40 বছর বাঁচে, যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে জেলের ভেতরেই मरते হবে। सर एक चीज, एक लड़की ने पूछा, पूर्णिमा तपादार हमारा संगठन से है और जय भीम बोल के एक अच्छा संगठन से भी वो अभी काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। उन्होंने एक चीज पूछा कि जब 354 है, 354 का दुरुपयोग होता था, तब 164 बयान लेते थे जज साहब ने, पूछ के उसको 164 करवाया जाता है। अभी सर उसका किस तरीके से उसको रोके सर? देखिए 354 के इक्विवेलेंट अभी जो हमारे बीएनएस में ऐड किया गया वो सेक्शन 75 है, जो कहता है कि अगर कोई भी सेक्सुअली हरास करता है या फिजिकली मिसबिहेव करता है या सेक्सुअल फेवर मांगता है या पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो ऐसे ऑफेंसेस में 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। तो निश्चित तौर पे 354 के डेफिनेशन को और वाइड किया गया है। जो स्टॉकिंग का ऑफेंस था उसे भी सेक्शन 78 बीएनएस में पनिश किया जा रहा है। 77 जो है वो वॉचिंग, और जो मैं बता रहा था किसी के फोटोज के, तो देखिए जैसे ये प्रावधान था, जैसे आप 77 की बात कर रहे थे, तो पहले ये इतना क्लियरली प्रावधान नहीं था। तो नए एक्ट में क्लियरली बताया गया कि आप जो है स्टॉकिंग का ये प्रावधान है। अगर कोई किसी की फोटो लीक करता है सोशल मीडिया पे, प्राइवेट फोटो, तो उसके लिए 77 है। 79 कहता है कि अगर आप किसी को किसी भी तरह से उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हैं तो 79 है। और सेक्सुअल हरासमेंट को काफी अब वाइड किया गया है। सेक्शन 75 में जो डिफाइन किया गया सेक्सुअल हरासमेंट को, उसको काफी सीरियसली बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे कई सीरियस इसमें प्रोविजंस आए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है मैम जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे लड़कों को भी, जो मेल बॉयज होते हैं, मेल चाइल्ड होता है, उसे भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट, अभी कई मदरसों से ये न्यूज आई थी कि बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, मदरसा में ऐसा बच्चा के साथ बहुत ज्यादा मोलेस्टेशन होता है। तो और सर बहुत ज्यादा, मतलब कोई जाके मतलब बच्चा को अगर मेस में रखता है और उसका हॉस्टल में भी रखता है, तो दोस्त के थ्रू, दोस्त मतलब 2 बच्चे में भी बहुत ज्यादा मोलेस्टेशन का चांसेस भी रहता है। कभी कभार कोई मुंह खोलता है, कोई नहीं खोलता है, बड़ा लोग, मतलब इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा सख्त प्रोविजन आना चाहिए था। वो क्या आए हैं? जी आया है मैम। मैं वही बता रहा था कि आईपीसी जो पहले वाला था, उसमें जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन था, वहां पे जो भी लॉज बने हुए थे, खासकर माइनर चाइल्ड से रिलेटेड, वो सारे गर्ल्स के लिए थे, माइनर गर्ल्स के लिए। लेकिन अभी बीएनएस में सेक्शन 96 लाया गया है, जिसमें माइनर गर्ल वर्ड को चाइल्ड वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि अगर माइनर बॉय भी हो, उसके साथ भी अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है, चाइल्ड अगर है, चाइल्ड वर्ड से 18 साल से छोटा, चाहे किसी भी जेंडर का बच्चा हो, तो उसमें उतना ही कड़ा प्रावधान, मतलब डेथ पेनल्टी तभी मिलेगी जब बॉय विक्टिम हो, और डेथ पेनल्टी तभी मिलेगी, या लाइफ इंप्रिजमेंट है, सारी चीजें। तो अब ये काफी, तो सर अभी तो क्राइम खत्म होने का दिन है, लेकिन सर एक क्राइम और ज्यादा बढ़ रहा है साइबर में, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा टाइम इससे ले लूंगी सर। जो पैसा मांगते हैं, मतलब सपोज मान लीजिए क्राउड फंडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एनजीओ करते हैं, वो तो देखा है, उन लोगों ने टैक्स भी भरते हैं और उसका बहुत सारा प्रोविजन है। वो 66 का जो फाइल है उसको आईटी एक्ट में दाखिल करके वो पैसा मांगते हैं। लेकिन सर बहुत ज्यादा लोग अभी क्या कर रहे हैं, इनका बच्चा बीमार है, पैसा दो, मतलब आपको दिखाया जाता है एक, और वो पैसा मांग लेते हैं क्यूआर कोड देके। इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इसमें कोई प्राविधान क्या रखा है इस बार बीएनएस में?
जी, 357 जो है मैम बीएनएस का, वो ये कहता है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे झूठी जानकारी फैलाता है, झूठे तरीके से वो फ्रॉड करता है, तो अपार्ट फ्रॉम जो चीटिंग के बाकी सेक्शंस लगेंगे, वो तो लगेंगे ही, लेकिन सोशल मीडिया पर खास करके, क्योंकि आपने बोला कि लोग क्यूआर कोड दिखा देते हैं, झूठी जानकारी के आधार पे पैसे ले लेते हैं, तो ना तो सिर्फ चीटिंग के का क्राइम और जो बाकी पहले वाले आईपीसी के क्राइम थे उसका इक्विवेलेंट सेक्शन इन्वोक होगा, बल्कि अब 357 एक ऐड किया गया है बीएनएस में, जो एक्सक्लूसिवली इसी चीज के लिए है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई फ्रॉड करता है, झूठी जानकारी फैलाता है और झूठी जानकारी की बदौलत अगर वो पैसे वगैरह भी मांगता है, तो वैसी झूठी जानकारी के फैलाने के आरोप में 357 में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, और एक चीज भी सर आपसे पूछेंगे, बहुत बढ़िया जी इन्फॉर्मेशन। सर अगर सपोज मान लीजिए ऑनलाइन में बैठ के रात को 3 बजे 4 बजे तक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके, किसी एक लड़की को लेके, किसी का भी पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में, मतलब सपोज मान लीजिए मैं एक, आप भी नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, किसी एक्टिव मतलब किसी का काम सफल होने के बाद मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन सपोज मान लीजिए मेरा विक्टिम विदाउट माई कंसर्न उस विक्टिम का चेहरा दिखा के मैं सारा रात उसका बारे में बात करूं, उसका केस को लेके, मतलब इतना ज्यादा उल्टा पुल्टा बोलूं कि वो भी मॉलेस्ट हो जाए और उसके साथ जी साथ उसका घर वाले भी मॉलेस्ट हो जाए, और रात को 3 4 5 बजे तक वो लाइव चलता रहे, इसमें बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर भी बनता है। तो इसमें सर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, ये काफी सीरियस मामला है। जैसे मैं आपको बता रहा था, सेक्शन 75 बीएनएस का है, वो सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी मैन के द्वारा अगर किसी गर्ल का किया जाता है, तो ये भी एक सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में भी आता है। वॉचिंग और कैप्चरिंग उसकी फोटो, प्राइवेट इमेज को बिना उसके कंसेंट के पब्लिश करना 77 में पनिशेबल होता है। स्टॉक करना उसको, उसके जैसे उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जाके उसमें एग्जैक्टली, स्टॉप करना, यस वो यस। 78 में आता है। तो ओह ये सारे, फैंटास्टिक, 78 में, ओके जी, फैंटास्टिक। अगर आप 78, उसके खिलाफ, अगर आप सेक्सुअली असॉल्ट ना भी करें, लेकिन अगर आप उसको इंसल्ट करते हैं, उसकी वर्बल मॉडलिटी मॉलेस्ट, को, वर्बल मॉलेस्ट एंड हाँ, उसको नहीं, हैरेस। मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसकी कुछ ऐसी बातें उसके बारे में बोल रहे हैं जिससे कि उसकी मॉडेस्टी, मतलब उसकी जो इमेज है वो खराब हो रही है, तो 79 बीएनएस में आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया कि इसके अलावा 79 में मैं उसको दाखिल कर सकती हूँ, जी 79 में। जी 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 डिफेमेशन का केस है मैम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया है सेक्शन 217 और सेक्शन 248 ओके, बीएनएस में, जिसमें कि 217 एंड 214 मैं उसको देख लेती हूँ। 248, 217 एंड 248 है मैम, जिसमें कि लॉजिंग, 217, जी, हाँ 217 और 248 कहता है कि अगर कोई आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवाता है, तो ओके। और आपको मालूम है कि वो फॉल्स एफआईआर है, तो पुलिस भी वैसे फॉल्स एफआईआर पे एक्शन ले सकती है। और जो विक्टिम है जिसके खिलाफ फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है, वो भी पुलिस को कंप्लेन कर सकता है कि मेरे खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई है, और उस पे भी पुलिस को कंप्लेन रजिस्टर करनी होगी। तो निश्चित तौर पे काफी चीजें मैम इसमें इंक्लूड की गई हैं। और जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कहीं ना कहीं जो मानहानि का और जो जो डिफेमेशन का केस था वो 356 है। 79 में मैं जी, और उसको तो कोई 356 है मैम, जो डिफेमेशन को पनिश करता है। मनीष और करता है 359, ओके जी, ओके। 357, 356, 365, ये सारे। सो कभी मैं ये कहना चाहता हूं मैम कि हो सकता है आपके व्यूअर्स अभी ये सेक्शंस नोट ना कर सकें, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप सिंपली अगर डालेंगे भी ना कि कोई मेरे को ब्लैकमेल, पनिशमेंट फॉर साइबर ब्लैकमेल इन बीएनएस, तो 2 मिनट के अंदर अंदर वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस पे आ जाएगी। अदरवाइज आप तो हैं ही और मैं भी हूं आपके थ्रू, तो अगर किसी को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो वो ले सकता है। मुझे मैम थोड़ा वाइंड अप करना होगा, मैंने कुछ आज संडे की वजह से कुछ फैमिली कमिटमेंट्स एकदम एकदम सर, थैंक यू, जी जी थैंक्स अ लॉट कि आपने थैंक यू इतना सो मच टाइम मैम। दिया। मैं जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अलग जी, और जी मैम, थैंक यू फर्दर सो मैं मच। आपको दोबारा बुलाऊंगी। और अलग जी कुमार श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जी जुड़ने के लिए और इतना थैंक यू ज्यादा सो मच। इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी, थैंक मैं यू सर, जुड़ूंगा, दोबारा थैंक्स अ फिर से लॉट। जुड़ूंगा मैं। आई थैंक यू উইল सो কিপ ইন টাচ ইন ভেরি সুন স্যার। ওকে, সো আপনারা শুনলেন নিশ্চয়ই যে সাইবার ক্রাইমটাকে কিভাবে এবার দেখা হয়েছে, এবং সেই সাইবার ক্রাইমটা নিয়ে আপনাদেরকে এবার কিন্তু ভাবতে হবে, ভাবার বিষয়। আজকে অনেকগুলো জিনিস কিন্তু আপনাদেরকে বলবো, সামনে আসতে চলেছে। ঠিক আছে, আজকে অনেক কিছু দেখাবো, অনেক কিছু বলবো, তার মধ্যে একটু ইনফরমেশন দিলাম। তার কারণ এই ইনফরমেশন গুলো আপনাদের সঠিক সময়ে কাজে লাগবে। বলবেন না যে আমি কখনো আপনাদের বলিনি বা ইনফরমেশন দিইনি। যার জন্য আমি আজকে একজন এক্সপার্ট এবং গোল্ড মেডেলিস্ট একজন অ্যাডভোকেটকে নিয়ে এসে আপনাদেরকে সমস্ত জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো অনেকে যারা বলেন যে আমার নামে ফলস এফআইআর হয়েছে, আমি ফলস এফআইআর এর শিকার। বৈশাখী উনি আইডেন্টিটি থেফট নিয়েও পুরো বলে দিয়েছেন, টোটালটাই বলে গেছেন উনি। আমি পুরোপুরি সেকশন মেনশন আমার কাছে আছে, বিএনএস এর বই আছে, আমাকেও পড়তে হচ্ছে। সুতরাং এটুকু বলতে পারি, তুমি তুমি যে সেকশনে যে মামলা করেছো তার সাথে ওই সেকশনটা নতুন করে আরেকটা অ্যাড করানোর জন্য তোমাকে আরেকটা নারাজি পিটিশন তোমার ওখানকার কোর্টে দিতে হবে। দিলে কিন্তু সেটা সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ওটা স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং খুব শক্ত প্রভিশন আছে, যারা ভেবে নিয়েছে যে এই ধরনের ক্রাইম করব সোশ্যাল মিডিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে করে যাব, কিন্তু কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না। এবারে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ক্লিয়ার, বিএনএস আসাতে না আপনাকে হাইকোর্ট বাঁচাতে পারবে, না আপনাকে লোয়ার কোর্ট বাঁচাতে পারবে, না কোনো অ্যাডভোকেট বাঁচাতে পারবে। আপনি ক্রাইম করলে জীবনটা আপনার জেলেই কাটবে।
ঠিক আছে? এবং তার জন্য এই শাস্তির প্রভিশনগুলো আনার জন্য, মানে প্রবিধানগুলো আনার জন্যই যেভাবেই হোক ভারতের আইন ব্যবস্থাটাকে অনেক, অনেক শক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আইন ভাঙার আগে ৫ বার ভেবে নেবেন আপনার কাছে কি এভিডেন্স আছে। আমি যদি কাউকে মাতাল বলছি বা গাঁজাখোর বলছি, আমার বিরুদ্ধেও আপনারা ডিফামেশন এর মামলা করতে পারেন। আমার কাছে সেই এভিডেন্স আছে এবং সেই এভিডেন্স নিয়ে আমি সেই জায়গায় কমপ্লেইন করেছি। আমি এভিডেন্স ছাড়া কথা বলি না। কারণ এভিডেন্স একটা ভীষণ, ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে। এখন তো ৩ মাসের পর থেকে এভিডেন্স অ্যাক্ট চালু হয়ে যাবে। তো যারা বলছেন, নোংরা কথা বলছেন, যারা নোংরা গালি দিচ্ছেন ওয়াইটিতে এসে বা নোংরা কথা বলে কাউকে মলেস্ট করছেন, ৫ বার ভাববেন যে এরপরে কিন্তু আইন কিভাবে শক্ত হয়েছে এবং সেই আইনের কিন্তু অলরেডি বিএনএস চালু হয়েছে। পশ্চিমবাংলা পুলিশ একটু লেটে চলছে, কিন্তু দিল্লিতে যান কিভাবে, কি বিভৎস, দিল্লি, মহারাষ্ট্র সমস্ত জায়গায় কি বিভৎসভাবে পুলিশ মানে এত তুরন্ত অ্যাকশন নিচ্ছে, সেটা আমাদের পশ্চিমবাংলা পুলিশের একটু ট্রেনিং দিলেই কিন্তু ওরাও তাড়াতাড়ি কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে যাবে। এবং তাড়াতাড়ির মধ্যে আপনারা কিন্তু এবার আইনের হাত যদি শক্ত হয়, তাহলে সমাজ সেবার মারফত আপনাকে কিভাবে কাজ করতে হবে, সমাজে কিন্তু আপনার এস্টাবলিশমেন্টটা সেই ব্যাপারেই হবে।